असद साहब, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है एक मुआशी बहरान इस वक्त नज़र आ रहा है। हम लोग स्टॉक मार्केट्स, अगर किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट देखें तो वो क्रैश कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी हज़ारों की तादाद में पॉइंट्स जो हैं वो पिछले एक हफ्ते में भी और आज भी जो है वो हमने देखा मार्केट नेगेटिव के अंदर जारी है। ऑयल प्राइसेस आर शूटिंग अप, $100 क्रॉस हो चुका है, $119 का आज उसने हाई लगाया। अब तकरीबन $104-105-6 के आसपास जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं उसकी ट्रेडिंग हो रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि जो मुआशी नंबर्स हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे आने वाले महीनों के अंदर वो ज़्यादा परेशान कुन साबित हो सकते हैं? बिल्कुल जी। जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान के लिए परेशानी नहीं है इस वक्त। जैसे आपने कहा कि ये एक आलमी बहरान है, तमाम दुनिया ही इसको फेस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो को सबसे ज़्यादा बराह रास्त इसका असर पड़ रहा है। और जितनी देर ये चलेगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा। और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा इससे असरअंदाज है। एक तो जाहिर है हमारी जो तवानाई की ज़रूरियात है पाकिस्तान की, उसमें से एक चौथाई से ज़्यादा जो हमारी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी होती हैं ऑयल और गैस की इंपोर्ट से, मशरक़ वस्ता से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो सारी ऑयल और गैस आती है। तो बराह रास्त हमारी एक चौथाई से ज़्यादा तवानाई की जो ज़रूरियात हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी क्योंकि तरसीलात ज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा इन्हिसार होता है और हम बचे हुए ही पिछले चंद सालों से तरसीलात ज़र की वजह से है। तो तकरीबन 55% तमाम पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र पिछले साल आई उसमें से 55% जो हैं वो मशरक़ वस्ता से आई। $21 अरब की तरसीलात वहाँ से आई। और आखिरी इसका जो पहलू है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर ज़्यादा असर है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका बैरूनी खसारा जो है वो सबसे बड़ा माशी मसला रहता है, इसलिए बार बार हम IMF के पास जाते हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्ट का बिल, हमारी दरामद का सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो ऑयल ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। तकरीबन 16-17 अरब डॉलर पिछले साल हमने इंपोर्ट किया। तो जैसे सूरत हाल अभी है, 55-60% इजाफा हो चुका है तेल की कीमतों में ऑलरेडी। और कतर के मिनिस्टर ने कहा है कि ये $150 तक जा सकता है। तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक दबाव आएगा, हमारे रिजर्व्स के ऊपर दबाव आएगा। क्योंकि अभी भी जितनी कीमत बढ़ चुकी है उसका सालाना इम्पैक्ट जो है तकरीबन $10 अरब के करीब पहुंच चुका है। ठीक। तो इस वजह से बिल्कुल पाकिस्तान को शदीद खतरात है माशी तौर पे। अच्छा साहब, अब इसके अंदर बेसिकली जो अगर प्राइस ऑयल ऑयल की जो प्राइसिंग है उसके अंदर आपने देखा ₹55 का इजाफा गवर्नमेंट की जानिब से किया गया। उसके बाद इसको हफ्तावार अब प्राइस वैल्यूएशन के ऊपर जो है वो ले जाया गया। अब ये बात हो रही है कि जनाब इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर भी जो है हो सकता है प्राइस वैल्यूएशन जो है वो की जाए। इज दैट द करेक्ट वे टू डू इट, या इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट को ये कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे? देखिए उसमें दो मेरे ख्याल में गलतियां की हुकूमत ने। जब आपके पास महंगा तेल आएगा, आलमी मंडी से आएगा, तो आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ठीक। हुकूमत अपनी जेब से जो है वो सब्सिडीज नहीं दे सकती है। लेकिन अभी हुआ ये है कि एक मुसलमान असूल था, एक फार्मूला बना हुआ था, बंधा हुआ, हर 15 दिन के बाद कीमत बढ़नी थी। हम्म। आपने उस फार्मूला को चेंज करके एक हफ्ते पहले कीमत बढ़ा दी और वो भी ₹55 से बढ़ाई, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो निजी सरमायाकारी जिन्होंने की हुई है कंपनियों ने, उनकी जेब में चला गया। अरबों रुपए का मुनाफा हो गया ये फैसला करने से। लोगों की, आवाम की जेब से निकल के पैसा उनके पास चला गया। हम्म। और हुकूमत ने साथ ही टैक्स भी बढ़ा दिया। ठीक। अब उसके ऊपर वो कहते ये हैं कि जी अगर हम ना बढ़ाते तो लोग जो है वो पंप्स पे ज्यादा जाके लेते, उनको पता होता कि कीमत अब आगे बढ़ने वाली है। अगर आप ये करना भी चाहते थे तो आप वो पैसा एक टैक्स के मद में इकट्ठा करते, प्राइस इंक्रीज नहीं जो निजी कंपनियों के पास गया। और उस पैसे को फिर रिलीफ के तौर पे वो डीजल के अंदर उसकी रिलीफ दी जा सकती थी, वो बिजली के बिलों में दी जा सकती थी, कुछ भी हो, ताकि अवाम को ये नजर आता कि ठीक है यार क्राइसिस है, उसमें ये फैसला करना पड़ा है, लेकिन हुकूमत इस मुश्किल वक्त में हमारी जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकाल रही है। तो मेरे ख्याल में इस जो सबसे अहम चीज आगे होगी, लोग बर्दाश्त कर लेंगे, मुश्किल भी बर्दाश्त कर लेंगे, अगर उनको नजर आएगा कि इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे हैं। और उसमें सबसे अहम चीज मेरे ख्याल में जो आपको दिखानी चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पे ऐलानात करने चाहिए कि भाई अपनी जो खर्चे हैं, जो इस वक्त हुकूमती अखराजात हैं, उसमें क्या कमी की जा रही है। अवाम के पास आप सीधे ही पहुंच गए पैसे लेने के लिए, अपना तो बताएं ना कि आप कहां से पैसा उसमें बचा रहे हैं। उसमें असद साहब, गवर्नमेंट की जानिब से अब ये प्लान किया गया है कि जनाब जो सरकारी अफसरान हैं वो प्रोटोकॉल्स लेना बंद करेंगे, वो वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ को जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो है वो ले जाया जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्ट को जो है वो सड़कों पे कम से कम किया जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से कम
इन इकदाम का ऐलान किया गया है। लेकिन ये तो है पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करने के लिए, और ये ठीक होंगे इकदाम, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर तो फिर वही अवाम है ना। अवाम में से लोग जो है वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, अवाम के अंदर लोग जो है उनको ट्रांसपोर्ट पब्लिक की जो है उसके अंदर कमी होगी। जो मैं बात कर रहा हूँ वो हुकूमत के अपने अखराजात जो होते हैं, जो खरबों रुपए सालाना होते हैं, वहां से क्या क्वेश्चन निकाला जा रहा है। कम से कम बाय दी वे वो नया नया है अभी, तो जहाज उसको तो इस्तेमाल भी शायद नहीं किया होगा, या अभी थोड़े दिन इस्तेमाल किया होगा। तो अरबों रुपए का जो जहाज खरीदा था वो तो बेच दें, उससे कम से कम उतना जो पैसा बचेगा वो तो उसका तो कुछ आवाम के ऊपर बोझ कम होगा। अब इसमें अब जाहिर बात है इस वक्त हुकूमती साइड से कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन असद साहब जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जनाब आवाम को जो है वो सब्सिडी दे देनी चाहिए थी, सब कुछ है। रियलिटी चेक ये है कि वहाँ पे आईएमएफ की तलवार भी तो आपके ऊपर लटक रही है। आईएमएफ जो है वो जाहिर बात है आपको ये कहता है कि जनाब आपने किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी, क्योंकि आपने अपने डेफिसिट को पूरा करना है, आपके रिजर्व जो है वो उड़ जाएंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। तो उसके उसके हुकूमत का यही जाहिर बात है कहना होगा कि जनाब इसके बजाय हम और कर क्या सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो यही कहेंगे। और बड़ी अच्छा किया आपने कि ये बात उठा ली। और अगर वो ये कहेंगे तो बिल्कुल गलत कहेंगे। देखें, मैंने खुद आईएमएफ तो छोड़े ना, मैंने जब बात शुरू की तो मैंने क्या कहा था, हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडी नहीं दे सकती है। हम्म। यहां मामला सब्सिडी का नहीं है, यहां पर आपने टैक्स में इजाफा किया है। अगर 55 रुपए कीमत में कम कर दूं ना, इस वक्त पीडीएल जो आखिरी अनाउंसमेंट हुई है उसमें 105 रुपए लीटर पीडीएल है। अगर मैं उस 55 रुपए उसमें से कम कर दूं तो हुकूमत फिर भी हर लीटर पे आवाम से 50 रुपए टैक्स ले रही होती है। ठीक। अब आ जाए आईएमएफ के ऊपर, देखें ये एक नागहानी आप कह सकते हैं सूरत हाल, और एक आलमी सूरत हाल है। पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, ये आखिरी दफा कोरोना के वक्त में हुई थी। जी हाँ। और अगर आपको याद हो कि कोरोना के अंदर आईएमएफ ने अपनी रजामंदी से पाकिस्तान का प्रोग्राम सस्पेंड किया था। उन्होंने कहा हाँ, वाकई में एक नागहानी सूरत हाल पैदा हो गई है, अवाम शदीद मुश्किलात के अंदर को सामना कर रहे हैं, इसलिए वो जो हमने आपको टारगेट्स दिए हुए थे वो हम 1 साल के लिए उसको सस्पेंड करते हैं। सो ये बहुत जरूरी है। हुकूमत के जो इकदाम होने चाहिए उसमें से एक सबसे फौरी इकदाम ये होना चाहिए कि आईएमएफ के साथ बैठें, और आईएमएफ के साथ बैठकर 3 चीजों के ऊपर माहिदा करें। एक, हुकूमत जो मैंने कहा था अपने अखराजात में क्या कमी करेगी, कौन कौन सी चीजें किस तरीके से पैसा बचाएगा। हम्म। दूसरा, जो गरीब हैं, जो आपको पता है कि हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बेतहाशा गुर्बत में इजाफा हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, उनके लिए सपोर्ट, उनकी मदद करने के लिए क्या किया जाएगा इस मुश्किल वक्त के अंदर। और मईशत का पहिया चलता रहे तो कारोबार को किस तरह सपोर्ट किया जाएगा। अगर अच्छा पैकेज बना के आईएमएफ के साथ बैठें तो आईएमएफ यकीनी तौर पर इस बात के ऊपर रजामंदी जाहिर करेगा, पहले भी कर चुका है। अच्छा साहब, मैं जो अगला मेरा सवाल है ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आई जस्ट कीप यू ऑन द एनालिटिकल साइड। प्रिडिक्शन तो जाहिर बात है करना इस पे बहुत मुश्किल है, और वो ये है कि स्टेट बैंक ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। 10.5% के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा गया है। जाहिर बात है इस सूरत हाल में तो डिपिंग हो ही नहीं सकती थी कि मजीद उसके अंदर कमी की जाए। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की मौशी इशारे की हम बात कर रहे हैं कि आने वाले चंद महीनों में ये सिनारियोज हम देख सकते हैं, हैव वी सीन द एंड ऑफ दैट ड्रॉप नाउ? क्या आपको लगता है कि मजीद भी 10.5% से अब कम होने की आने वाले चंद महीनों के अंदर हमें, या हम भूल जाएं इसको कि अब तो दोबारा ये कमी हम नजर नहीं आएगी दोबारा? इसका तो ये तो मुनसर होगा कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। जब तक ये जंग चल रही हो सकता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई कोई चांस नहीं है कट होने का, क्योंकि अभी अफरात-ए-ज़र के अंदर आपका इजाफा होगा। अभी पेट्रोल की प्राइसेस हमने कह दिया 55 से 60% बढ़ रही है, हर चीज की कीमत जो है उसके साथ जुड़ी होती है। तो अगर जंग खत्म हो जाती है हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो फिर हो सकता है कि 2 महीने के बाद जो रिव्यू हो उसके अंदर दोबारा सूरत हाल को देखा जाए। लेकिन जब तक कि जंग की सूरत हाल है उस वक्त तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता डिस्काउंट रेट कट होगी। आपने असद साहब थोड़ी देर पहले कोविड का आपने जिक्र किया था, उस दौरान ऑब्वियसली आप उस वक्त सारे मामला को खुद सेंटर से हैंडल कर रहे थे, पूरी कोविड की सिचुएशन को आपने हैंडल किया था, और ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ा मुआशी झटका था। और उसके बाद इमरान खान साहब की उस वक्त की हुकूमत के बारे में जब बात होती थी तो ऑब्वियसली यू हैड अ वैलिड एक्सक्यूज कि जी कोविड आया था, हमारी उसकी वजह से बहुत से ऐसे इकदाम जो किए जाने थे वो नहीं किए जा सके। अब इस हुकूमत के पास भी क्या एक ऐसा कार्ड आ गया है, क्या वो ये कह सकेंगे कल को, आज से 6 महीने के बाद, साल के बाद, जब मैं टॉक शोज कर रहा हूँ, जब मैं उनसे सवाल करूंगा कि जनाब ये नंबर्स ठीक नहीं आ रहे, तो नाउ दे हैव अ रीजन कि जनाब देखिए ईरान और अमेरिका की जंग हो रही थी तो हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, नंबर्स हैड टू फॉल। जी, मतलब वो तो मुनहसर होगा ना उसके ऊपर कि किस नंबर की बात हो रही है। लेकिन अगर ये जंग चलती रहेगी
तो जाहिर है उसके बहुत गहरे असरात होंगे मईशत के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया की मईशत के ऊपर। हम्म। तो वो उस पर मुनहसर होगा कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल क्या ऐसे बहुत सारे इकदाम होंगे जो आम हालात के अंदर लिए जा सकते थे, लेकिन इस जंग की वजह से नहीं लिए जा सकेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा साहब, इस सारे मामले के अंदर मतलब अगर हम ओवरऑल उठा के देखें, गवर्नमेंट जो है वो मैं बता थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं चाहूँगा अगर आप कमेंट कर सकें, और वो ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे से ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है वो दोनों के साथ बड़ी अच्छी कंफर्टेबल बना के रखी हुई है। ईरान भी हमारी तारीफ करता है, अमेरिका की हम तारीफ करते हैं, वैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तारीफ करता है। क्या इससे बेहतर फॉरेन पॉलिसी मूव हो सकती थी आपके ख्याल में, कोई गुंजाइश थी, या दिस इज द बेस्ट वी कुड डू? देखिए इस जो पिछले एक साल के अंदर हमने जिस तरीके से सूरत से डील किया, क्योंकि अगर जाहिर है जून में भी अमेरिका अटैक कर चुका है, इसराइल और अमेरिका अटैक कर चुके हैं ईरान के ऊपर। उसके बाद हमने मजमूई तौर पे जिस तरीके से दोनों के साथ रिलेशनशिप को हैंडल किया है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से भी हमारा जो रोल था उसके ऊपर मस्बत कमेंट सुनने को मिले। और जो ईरान के तो सदर ने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं भूल नहीं सकता कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इन हालात के अंदर हमारी मदद की है। वो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना वो हम जो क्रीज से आगे निकल के खेल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना और बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना, नेतन्याहू के साथ जाके बैठ जाना, मेरे ख्याल में वो फॉरेन पॉलिसी के ब्लंडर्स है।